बच्चों लोग आपके सामने कॉलम क्रोमोग्राफी पे कुछ स्टेटमेंट है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे स्मॉल ए बी सी जो है एडजॉर्बेट है। अब ध्यान देना, आपको पता है कि जो एडजॉर्बेट जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होता है, यानी उसका मूवमेंट उतना ही स्लो होगा। तो सबसे जो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है वो का है स्मॉल ए है, क्योंकि ये ऊपर में ही है। और सबसे लिस्ट एब्जॉर्ब कौन हो रहा है आपका स्मॉल सी है। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर सी ज्यादा पोलर होता तो इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा हाई होता, तो ये ऊपर में ही रहता, नीचे की तरफ मूव नहीं करता। ठीक है। कंपाउंड ए इज लेस्ट पोलर, ये भी गलत है, क्योंकि कंपाउंड जो है ए मोस्ट पोलर होगा, क्योंकि कंपाउंड ए का मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है। कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड ए, ये भी गलत है, क्योंकि फिगर्स हमको दिख रहा है कि सबसे नीचे कौन सा है, सी है। तो सी जो सबसे फर्स्ट में बाहर आएगा। ठीक। तो यहाँ पे जो ए बी सी स्टेटमेंट है तीनों का तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। डी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कंपाउंड ए स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम, ये सही है, क्योंकि कंपाउंड ए का मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम जो स्पेंड करने वाला है स्मॉल ए है। तो अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट ए बी और सी ये इनकरेक्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो ये बेसिकली आपका क्रोमोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन था, और इसमें बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री का जो एडजॉर्प्शन है उसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। बच्चों लोग आपके सामने एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा बोला हुआ है कि ए और बी दो कंपाउंड है, उसमें से ए पहले बाहर निकल जा रहा है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि बी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें एक टर्म यूज किया हुआ आर एफ फैक्टर। आर एफ फैक्टर, तो आर एफ फैक्टर का फुल फॉर्म होता है बच्चों लोग रिटार्डेशन फैक्टर। आर एफ का मतलब होता है रिटार्डेशन फैक्टर। और ये जो फैक्टर होता है, तो अगर मान लेते हैं कॉलम में जो हम कंपाउंड्स ऐड करेंगे, तो जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी जो जल्दी बाहर निकलेगा, उसका आर एफ क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ से हम डी डिस्टेंस बता देते हैं। तो जो जितना जल्दी नीचे की तरफ मूव करेगा, जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद इन सेम टाइम में, उसका आर एफ क्या होता है, हाई होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका आर एफ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी वो पहले बाहर निकलेगा। और जो जल्दी बाहर निकलता है बच्चों लोग, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वीक होता है। ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए पहले बाहर निकल चुका है, यानी ए का आर एफ क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। और बी जो है बाद में बाहर निकलेगा, तो बी का आर एफ क्या होगा, बी का आर एफ क्या होगा, लो होगा। ठीक है। आर एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर एफ ऑफ बी। इसका अगर हम मतलब निकाले तो बी का एब्जॉर्प्शन का जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, यानी बी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी बी स्लोली मूव कर रहा है। इसके कारण आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका जो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, यानी बी जो कैपिटल बी है उसका लो आर एफ होगा और प्लस स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है बच्चों लोग, तो ये था इसका सॉल्यूशन। बच्चों लोग आपके सामने एक थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो करेक्ट ऑर्डर होगा इल्यूशन का, यानी पहले कौन बाहर निकल सकता है। तो ध्यान देना, इस टीएलसी पेपर में जो आप देख रहे हो, तो आप स्टार्ट इस आपका बेस लाइन इसको बोला गया है, यानी आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ से बी इतना मूव किया है, सी इतना मूव किया और ए इतना मूव किया है। तो मूवमेंट किसका ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो मूवमेंट फास्ट हो रहा है ए का। अब ए का मूवमेंट फास्ट है, मतलब ए का एब्जॉर्प्शन वीक है, यानी सबसे पहले अगर इसको हम प्लेस करेंगे कॉलम क्रोमोग्राफी में, तो सबसे पहले क्या होगा, ए बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का मूवमेंट फास्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ए बाहर निकलेगा, फिर सी निकलेगा, लास्ट में क्या होगा, बी निकलेगा। ठीक है। तो बच्चों लोग आपका जो ऑप्शन ए होगा ये होगा करेक्ट ऑप्शन। बच्चों लोग आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली एनसीईआरटी का लाइंस है। ठीक है। इसमें बोला गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो आप एनसीईआरटी का लाइंस को अगर रीड करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर जो प्रेजेंट होता है वो फॉर्म करता है आपका स्टेशनरी फेज। ठीक है।
तो ये आपका बस आपको थ्योरी पढ़ना था, एनसीईआरटी को रीड करना है लाइन बाय लाइन, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों लोग आपके सामने कुछ मिक्सचर दिया हुआ है और उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड्स दिया हुआ है कि किस मिक्सचर में सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लाइन से उठाया हुआ है, तो ये टॉपिक जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सारे मेथड्स में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ, आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, आपके पास ऑप्शन बी में हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है जो कि मास, जिसका मास पास पास है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होगा। इसको सेपरेट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी बी के लिए ऑप्शन 4 मैच करेगा। ठीक है, तो बी के लिए ऑप्शन 4 बस एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, स्मॉल बी में, यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अब चलते हैं बाकी ऑप्शंस के लिए भी हम करेक्ट मैच देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर दोनों अलग अलग फेज में सॉल्युबल होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो डी के लिए क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे, आपके पास है क्लोरोफॉर्म एंड एनालीन। इस मिक्सचर को अगर आपको सेपरेट करना है तो इसके लिए बेस्ट मेथड होता है डिस्टिलेशन मेथड। इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है काफी, तो इसको डिस्टिलेशन से आप सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ना एनालीन प्लस वाटर, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था बच्चों लोग, बी था। तो इस क्वेश्चन के लिए सिंपली आपको एनसीईआरटी का लाइंस को रीड करना है और इस टॉपिक में यही काम करना है। आपका स्ट्रेटजी इस बार के लिए सिंपल होगा कि एनसीईआरटी का लाइंस इनके लिए रीड करो, इससे बाहर जनरली क्वेश्चंस नहीं फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ मिक्सचर दिया हुआ है और मिक्सचर के साथ राइट कॉलम में आपके पास मेथड दिया हुआ है और बोला गया कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा। तो पहला जो इसमें है, वाटर के साथ आपके पास CH2Cl2 है, दोनों का नेचर अलग अलग है, तो इनको सेपरेट करने के लिए बेस्ट क्या होगा बच्चों लोग, इसके लिए हो सकता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूजिंग सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। डी ऑप्शन में क्या दिया आपके पास है, NaCl प्लस क्या है बच्चों लोग, ग्लूकोज है, C6H12O6 है। इसके लिए बेस्ट मेथड पॉसिबल हो सकता है बच्चों लोग क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, केरोसिन और नेप्थलीन ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मली इसके लिए हम अप्लाई करते हैं बच्चों लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी 4। और जो बी में जो कंपाउंड्स है उसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ए के लिए 2, बी के लिए क्या होगा चलो 3, सी के लिए होगा आपका 4 और डी के लिए होगा 1, यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा वो होगा करेक्ट मैच। तो बच्चों लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। एनसीईआरटी का टॉपिक बहुत सिंपल है, आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपसे क्वेश्चन ऐसा है, मोस्ट ऑफ द चांस है आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो सिंपली आपको एनसीईआरटी रीड करना है इस टॉपिक के लिए, उसके बाहर कुछ नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बट टॉपिक बहुत ईजी है और यहाँ पे बहुत मार्क फेचिंग है, आपको पढ़ के जाना है और सारे एग्जाम्पल्स को याद करके जाना है। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हमको बताना है। तो लेफ्ट साइड में एलिमेंट दिया हुआ है और राइट साइड में पता करना है कि किस एलिमेंट को पहचानने में क्या कंपाउंड फॉर्म करता है या यूज करता है, आपको पता होना चाहिए। आप लोग पढ़े होगे लैसाग्नी टेस्ट, उससे क्वेश्चन लिंक है, तो ध्यान देना। हालोजेंस जो होता है, हालोजेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं AgNO3, ताकि इसमें क्या होता है AgX का PPT फॉर्म करता है। ठीक, तो आपका डी के लिए 2 होगा। तो डी के लिए 2 जो होगा बच्चों लोग आपके पास एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, कहाँ पे, इसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये मेरा करेक्ट मैच होने वाला है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या कहता है, रैंडम कोई भी ऑप्शन उठा के आप चेक कर लो, इससे क्या होगा क्वेश्चन आपका बहुत फास्ट बनता है। ठीक है, बाकी का मैच में हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे, फॉस्फोरस यानी सी के लिए हम यूज करते हैं अमोनियम मोनोबेडेट। ठीक, तो सी के लिए 4 होगा। सल्फर के लिए बच्चों हम यूज करते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड, बी के लिए क्या बचा लो 1 होगा। और नाइट्रोजन के लिए जो होता है, नाइट्रोजन को जब पहचानते हैं तो वहाँ पे प्रोशन ब्लू कलर फॉर्म करता है जो होता है फेरी, ठीक है, फेरी फेरो, ये होता है साइनाइड। ठीक, ये होता है बच्चों प्रोशन ब्लू कलर का। ठीक है बच्चों लोग, ये था आपका करेक्ट मैच। ये सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, आपको एनसीईआरटी थॉरो रीड करना है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों लोग
आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि हम लोग कैरेस ट्यूब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं एक्स, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम पेरोक्साइड से, और एक फॉर्म कर रहे हैं मिनरल सीड वाई, जिसको हम डालेंगे BaSil2 में, तो पीपीटी फॉर्म कर रहा है जेड। जेड को यूज करते हैं फॉर क्वांटिटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो ध्यान देना, तो आपसे बोला एक्स क्या हो सकता है, तो ध्यान देना इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं BaSil2 का यूज का हम लोग करते हैं बच्चे लोग, तो BaSil का यूज से बनता है BaSO4 का व्हाइट पीपीटी। यानी आपको हिंट मिल रहा है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, सल्फर होगा। अब ध्यान देना, तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें सल्फर किस में होगा, तो ध्यान देना मिथियोनाइन जो लिखा हुआ है ये आपका अमीनो एसिड होता है, इसमें आपका क्या होता है बच्चों लोग, सल्फर मौजूद होता है। ये कुछ ऐसा होता है। तो सल्फर के कारण ये टेस्ट देगा। ठीक है बच्चों लोग, ये था इसका करेक्ट आंसर। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि दुमास मेथड में हम सैंपल को हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड एंड गैस इवॉल्व इज पास ओवर। तो ये पास क्या आता है कॉपर गॉस से, ताकि जो रिमेनिंग कुछ अगर नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म भी कर जाए तो वापस वो N2 में चेंज कर देगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग बी होगा। बच्चों लोग ये सब क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, एनसीईआरटी रीड करना क्वेश्चन आपका बनना चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है जो फेलिंग टेस्ट को पॉजिटिव देगा, और प्लस सोडियम फ्यूजन स्ट्रैक्ट्स को हम ट्रीट करेंगे सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ, एक ब्लड रेड कलर फॉर्म करेगा बट नॉट प्रोडक्शन ब्लू कलर फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, आप अगर देखोगे स्टेटमेंट फर्स्ट को, फेलिंग टेस्ट देता कौन है, तो देता है अल्डिहाइड, बट अल्डिहाइड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है हर जगह अल्डिहाइड आपका एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है तो टेस्ट को नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट को ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। तो बचा कौन सा, तो ऑप्शन बी जो अल्डिहाइड है जो एरोमेटिक नहीं है, जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपका फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा। प्लस इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम फ्यूजन स्टैट में, तो ये आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आपका रेड कलर फॉर्म करेगा, रेड कलर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है बच्चों लोग, तो चलो इस क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो आपका पॉजिटिव लैसाइनी टेस्ट देगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों के लिए। तो ध्यान ना, हाइड्रोजन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन हो से दे देगा, बट अगर आपका फिगर में नाइट्रोजन है तो साथ में कार्बन होना मस्ट है, बिना कार्बन के नाइट्रोजन कभी भी लैसाइनी टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि कार्बन को 3 आयन फॉर्म करना होता है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बी होगा, बी होगा करेक्ट। आपको याद रखना है कि जब भी नाइट्रोजन होगा आपके फॉर्मूले में तो साथ में कार्बन भी होना चाहिए, तभी लैसाइनी टेस्ट देगा। ठीक है बच्चों लोग, बच्चों लोग आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कंबशन करेंगे तो मिलेगा इतना ग्राम ऑफ CO2, 0.220 ग्राम एंड 0.126 ग्राम ऑफ H2 मिलने वाला है। बोला है एक परसेंटेज ऑफ कार्बन 24, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एज इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻1। ध्यान देंगे, पहले तो हम लोग निकालते हैं कि CO2 का मोल कितना होगा, तो मोल होगा CO2 का चलो 0.220 डिवाइडेड बाई 44। जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल क्या होगा, कार्बन का होगा, क्योंकि कार्बन ही है जो CO2 में कन्वर्ट होगा। अगला हमारा फोकस है कि कार्बन का वेट क्या होगा, तो कार्बन का वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करें बच्चों लोग, वेट ऑफ कार्बन के लिए क्या होगा, मोल ऑफ कार्बन इंटू क्या कर देंगे, हम 12 कर देंगे, 0.220 इंटू 12 कर देंगे। आपका जो कार्बन का वेट निकल के आने वाला बच्चों लोग आ जाएगा 0.06 ग्राम। ध्यान देंगे, आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया 24, तो परसेंट कार्बन कैसे निकलता है बच्चों लोग, तो वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ सैंपल जो कि अननोन है इंटू 100 करने से आएगा 24। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, वेट ऑफ कार्बन कितना है 0.06, बाय वेट ऑफ सैंपल नहीं पता है, इंटू 100 कर देंगे, ये 24 से आएगा। तो आपका वेट ऑफ जो है, वेट ऑफ सैंपल आपको मिल जाएगा। तो वेट ऑफ सैंपल कितना मिल रहा है बच्चों लोग, तो वेट ऑफ सैंपल जो है क्या आ जाएगा 6/24, यानी हो जाएगा 1/4, यानी 0.25 ग्राम। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास H2O
का वेट दिया हुआ है। पहले हम क्या करें बच्चों लोग, H2O का मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ H2O क्या हो बच्चों लोग, तो मोल ऑफ H2O हो जाएगा 0.126 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, ये हो जाएगा H2O का मोल। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट हमको चाहिए H का मोल। तो H का जो मोल होगा वो वाटर के मोल का डबल होगा। तो वाटर के मोल को हम डबल कर देते हैं, यानी 0.126 डिवाइडेड बाई 18 कर ले, ये हो जाएगा मोल ऑफ H। जो मोल ऑफ H होगा, अगर हमको वेट ऑफ H निकालना है तो वेट ऑफ H कैसे निकलेगा बच्चों लोग, तो निकलेगा मोल ऑफ H को मल्टीप्लाई करो मोलर मास ऑफ H से, जो कि 1 होता है। जो मोल ऑफ H निकला है वही क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H हो जाएगा, यानी वाला हो जाएगा 0.126 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये 2 से हम यहाँ पे कट कर सकते हैं 9 में, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे इंटरेस्ट है परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने में। परसेंट हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, तो परसेंट हाइड्रोजन के लिए क्या करना बच्चों आपको, वेट ऑफ H बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। वेट ऑफ H कितना है 0.126 बाई 9, ये होगा वेट ऑफ H बाई वेट ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 100, तो नियरली आ जाएगा 5.6 के आसपास। ठीक है, परसेंटेज में। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना 10⁻⁻1 के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे 5.6 को कैसे प्लेस करोगे, इसको आप ले सकते हो 56 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ पे आप पुट करोगे 56। तो बच्चों लोग ये था आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली आपको कैलकुलेशन केयरफुली करना है, बाकी आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको मोल कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का अच्छे से आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग, ध्यान देना, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 0.4 ग्राम आप लिए हो, और ये एक कंपाउंड AgBr फॉर्म करता है जिसका 0.376 ग्राम फॉर्म करता है इन कैरिस मेथड में। तो बोला गया है कि आपके सैंपल में कितना परसेंट ब्रोमीन होगा। तो ध्यान देंगे, हम लोग पहले निकालेंगे मोल ऑफ AgBr। तो मोल ऑफ AgBr के लिए क्या करेंगे, जो गिवन वेट दिया हो 0.376 उसको डिवाइड करेंगे AgBr के मोलर मास है जो कि 188 है। आपको पता है कि जो भी ब्रोमीन होगा वो AgBr के फॉर्म में क्या होगा, तो AgBr का जो मोल होगा वही होगा मोल ऑफ ब्रोमीन। अब मेरा इंटरेस्ट है वेट ऑफ ब्रोमीन निकालने में, तो मोल ऑफ ब्रोमीन मिल चुका है मुझे। ध्यान देंगे, वेट ऑफ ब्रोमीन कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ ब्रोमीन को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रोमीन के मोलर मास है जो कि 80 है, तो 0.376 डिवाइडेड बाई 188 इंटू 80, इसको सॉल्व करोगे बच्चों लोग तो ये आ जाएगा 0.16 ग्राम। ठीक है, 0.16 ग्राम, ये मिल गया आपका ब्रोमीन। अब आपका सैंपल का वेट कितना बच्चों लोग 0.4 ग्राम। आपसे परसेंटेज ब्रोमीन क्या होगा, तो ब्रोमीन का वेट बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। ब्रोमीन का वेट कितना निकला बच्चों लोग 0.16 डिवाइडेड बाई 0.4 जो कि सैंपल का वेट है इंटू 100 कर दोगे, तो यह आ जाएगा बच्चों लोग 40%। तो इसका आंसर जो होगा 40 होगा। तो इस क्वेश्चन में सिंपली NCERT का जो कॉन्सेप्ट है यूज किया गया था, और आपको हल्का सा मोल कॉन्सेप्ट का एक रिलेशन पता होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन बहुत इजीली निकलेगा। बच्चों लोग ध्यान देंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ सल्फर एस्टिमेशन पे। तो बोला गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है 0.47 ग्राम, और इससे आपको 1.4439 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट मिलता है। आपको पता करना है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। तो ध्यान देंगे, पहले हम निकालते हैं मोल ऑफ बैरियम सल्फेट कितना होगा। तो बैरियम सल्फेट का मोल कैसे निकलेगा, तो गिवन वेट दिया हुआ है 1.4439 ग्राम को डिवाइड करेंगे बैरियम सल्फेट के मोलर मास से। तो बैरियम का मास दिया हुआ है, सल्फर का मास दिया हुआ, O का मास दिया हुआ, तो आपको पता होना चाहिए बैरियम सल्फेट का मोलर मास या तो आप निकाल सकते हो या आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता क्या है, ये होता है 233 ग्राम। तो यहाँ हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे इस वेट को 233 से, मिल जाएगा आपको बैरियम सल्फेट का मोल्स। अब जितना मोल बैरियम सल्फेट होगा, तो आपको पता है एटम कंजर्वेशन से कि जो भी सैंपल
में सल्फर होगा वो जाएगा इन फॉर्म ऑफ सल्फेट। तो जितना मोल होगा बैरियम सल्फेट का उतना ही मोल होगा आपके पास सल्फर का, तो ये मिल गया आपको मोल ऑफ सल्फर। अगला हम लोग क्या करें बच्चे लोग, हम लोग को निकालना वेट ऑफ सल्फर। तो वेट ऑफ सल्फर कैसे निकलेगा, तो निकलेगा मोल ऑफ सल्फर इंटू 32 सल्फर का मोलर मास, तो ये हो जाएगा 1.4439 डिवाइडेड बाई 233 इंटू 32, ये हो जाएगा वेट ऑफ सल्फर। अगला पॉइंट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है परसेंटेज सल्फर का। तो सिंपली होगा परसेंट सल्फर कैसे निकलेगा, तो वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। तो हम लोग ऑलरेडी वेट ऑफ सल्फर निकाल चुके हैं, इसी को हम डिवाइड करते हैं सैंपल के वेट से। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ थोड़े के लिए, और यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम तो सैंपल के वेट से 0.471 और इंटू मल्टीप्लाई करो 100 से। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको दिखेगा कि यार है 42.1% के आसपास। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन देना है नीयरेस्ट इंटीजर में देना है, इसका आंसर होगा बच्चे लोग 42 होगा। क्या होगा, 42 होगा। इस क्वेश्चन बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन फॉर लेंदी है, बाकी कॉन्सेप्ट बेसिकली एनसीईआरटी बेस है और आपको हल्का सा मोल कॉन्सेप्ट को लिंक करने आना चाहिए। तो चलो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका 0.492 ग्राम दिया हुआ है, और इसके कन्वर्शन करने पे आपको 0.792 ग्राम ऑफ CO2 मिलता है। तो आपको परसेंटेज कार्बन बताना है, ठीक है, वो नीयरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। तो ध्यान देना, आपको पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल ऑफ CO2 पता कर लेते हैं। तो मोल ऑफ CO2 कितना होगा, तो गिवन मास ऑफ CO2 कितना दिया, 0.792 ग्राम डिवाइडेड बाई 44 CO2 का मोलर मास, ये हो जाएगा मोल ऑफ CO2। अब जितना मोल ऑफ CO2 होगा उतना ही क्या हो, मोल ऑफ क्या होगा चलो कार्बन होगा, क्योंकि एटम कंजर्वेशन से अगर अप्लाई करोगे तो जो भी सैंपल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन होगा कहाँ जाएगा, CO2 में। जितना मोल CO2 का हो उतना ही मोल ऑफ क्या होगा, कार्बन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ कार्बन निकाल देते हैं। तो वेट ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ कार्बन इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन जो कि 12 होता है, ये हो जाएगा 0.792 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12। अब हमको निकालना है क्या बच्चों लोग, हम लोग परसेंटेज कार्बन निकालना है। तो परसेंट कार्बन कैसे निकलेगा, तो वेट ऑफ कार्बन बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। तो वेट ऑफ कार्बन निकल चुका है 0.792 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12। सैंपल का वेट कितना बच्चों लोग, ये है 0.492 इंटू 100 कर देना। तो परसेंटेज जो निकल के आया कार्बन का 43.9 के आसपास आएगा परसेंट। तो नियरेस्ट इंटीजर में अगर जाओगे तो हो जाएगा, नियरेस्ट होगा 44, इसका आंसर बच्चों होगा 44। इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको केयरफुली करना है, बाकी आंसर सिंपली आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।